वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल पावर ऑफ द नॉलेज। अभी तक 10th के 3 लेसन्स का वीडियो आ चुका है। अब जो नेक्स्ट लेसन आ रहा है हिस्ट्री का, वो है आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक टाइम ऐसा भी आया कि इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया कि जितने भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुए थे उन्हें सेल करने के लिए मार्केट ही कम पड़ गई। उस मार्केट को पूरा करने के लिए बाहर की छोटी कंट्रीज से कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ, कॉलोनी बनाना शुरू किया यूरोपियन कंट्रीज़ ने उसे, जिसमें इंडिया भी शामिल हुआ, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्सा बना। यही रीज़न है, एक एज है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत सी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कई तरह के अलग अलग उसके बारे में सेंटर, अलग अलग सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फूड प्रोसेसिंग थी या फिर टैनिंग थी, और एक एसोसिएशन भी इस टाइम पे बनी जो क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स की थी, जिसमें सारे सबसे पहला जो इसमें एक आ रहा है वो आपके लिए की कंसेप्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, की कंसेप्ट्स में सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो यही है कि एक एसोसिएशन बनी क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स की, जिसमें क्राफ्ट था वो सेम क्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेंबर के इंटरेस्ट को या सुपरवाइज करने के लिए एक स्टैंडर्ड वर्क को। फिर था टैनिंग, जिसने टैनिंग का मतलब होता है कि जिसमें रॉ हाइट को इनटू लेदर, मतलब कि एक मांस के स्किन को जो है लेदर में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे लिक्विड में सोक करके फूड प्रोसेसिंग का एक काम शुरू है, जैम्स जूसेस ये सब बनाए गए। नेक्स्ट है आपका वेग्रेंट, एक पर्सन जो विदाउट सेटल्ड होम की उस रेगुलर वर्क के लिए या बिना रेगुलर वर्क के बर्गेसिस, एक अपर मिडिल क्लास है। ठीक है, और गुमस्ता जो है एक इंडियन वर्ड है जिसका मतलब होता है एजेंट, एक मिडल मैन जो मर्चेंट यानी व्यापारी और वीवर्स के बीच में जो पर्सन होता है तो गुमस्ता कहते हैं। स्टेपलर यानी एक पर्सन जो स्टेपल करता है या सॉर्ट करता है वूल को अकॉर्डिंग टू उसके फाइबर के। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन का टॉपिक, जहाँ पे गुड्स की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई मशीन्स की हेल्प से फैक्ट्रीज़ में। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन था ब्रिटेन। फीचर्स क्या थे इसके? हैंडमेड गुड्स जो हैं वो मशीन मेड गुड्स में आ गए फैक्ट्रीज़ में, कॉटेज से फैक्ट्री में कन्वर्ट हो गया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लग गई, जो कि इंग्लैंड में स्टार्ट हुई और बाद के पार्ट्स 18 सेंचुरी के एंड तक आते आते, और इसने अफेक्ट किया पूरे सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का टाइम कैसा था? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। प्रोडक्शन जो थी 17 सेंचुरी में, आर्टिसंस जो थे वर्क करते थे मर्चेंट्स के लिए, व्यापारियों के लिए, गुड्स प्रोड्यूस करते थे। आर्टिसंस जो हैं मतलब वो रॉ मटेरियल जो है मर्चेंट से लेते थे प्रोडक्शन के लिए। कॉटेजेस जो हैं वो फंक्शन करती थी एक फैक्ट्री की तरह। ठीक है, एक फैक्ट्री की तरह जो कॉटेजेस थी वो सारी फंक्शन करती थी। एसोसिएशन थी प्रोड्यूसर्स की जो प्रोड्यूस करते थे चीज़ों को, ट्रेन क्राफ्ट की, और पीपल जो मेंटेन करते थे कंट्रोल अपना प्रोडक्शन के ऊपर, और रिस्ट्रिक्ट थी एंट्री न्यू ट्रेडर्स की। और उस पीरियड में मतलब हमने ये देखा कि फैक्ट्रीज धीरे धीरे आ रही हैं, मतलब ये वो टाइम था जिसमें फैक्ट्रीज धीरे धीरे आ रही थी और आर्टिसंस का काम कम हो रहा। कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अर्ली फैक्ट्रीज जो थी वो इंग्लैंड में आई 1730s तक। फर्स्ट सिंबल था एक न्यू एरा कॉटन मिल का। कई फैक्ट्रीज जो हैं इंग्लैंड में एकदम फैल स्प्रेड होनी शुरू हुई, सीरीज शुरू हो गई इन्वेंशन की इस तरह, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, इस तरह के इन्वेंशन शुरू हो गए। मतलब जब एक कॉटन मिल सेटअप हुई तो बहुत सारे इन्वेंशंस भी साथ साथ होने लग गए थे, कई न्यू मशीनरी डेवलप हुई इस दौरान। ठीक है, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। इससे पहले पढ़ेंगे द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल चेंज। कॉटन और आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज सबसे डायनामिक इंडस्ट्रीज थी। नई इंडस्ट्रीज जो हैं बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं कर सकती थी ट्रेडिशनल वंस। पुरानी जो ट्रेडिशनल थी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस धीरे धीरे होने लगे थे। स्टीम इंजन इन्वेंट किया जेम्स वॉट ने। ठीक है, और कई सालों तक उसके कोई बायर्स नहीं थे, नई टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे एक्सेप्ट हो रही थी। फिर आया हैंड लेबर और स्ट्रीम पावर। विक्टोरियन ब्रिटेन में कोई शॉर्टेज नहीं थी ह्यूमन लेबर की, कई इंडस्ट्रीज़ की डिमांड थी लेबर की, वो सीजनल होती थी। प्रोडक्ट्स की जो रेंज थी वो भी प्रोड्यूस होती थी सिर्फ हैंड लेबर से। एक डिमांड थी इंट्रिकेट डिज़ाइंस की, अपर क्लासेस प्रेफर करते थे थिंग्स जो हैंड्स से बनाई होती थी। मतलब तब तक ये था कि अपर क्लासेस इसी चीज़ को प्रेफर करते थे कि हैंडमेड चीज़ें हों। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइफ ऑफ द वर्कर। मतलब लेबर जो थी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई, जो लाइफ थी वर्कर्स की बहुत बैडली अफेक्ट हो रही थी। लेबर कुछ जो सीजनल थी, अब सीजनल है तो एक सीज़न के टाइम पे लेबर की नीड है, सीज़न चला गया तो लेबर की नीड ख़त्म हो गई। फियर जो था अनएम्प्लॉयमेंट का, जो वर्कर्स ने मतलब जिसकी वजह से वर्कर्स हॉस्टाइल हो रहे थे, घबरा रहे थे नई टेक्नोलॉजी की वजह से। वुमेन लेबर्स ने प्रोटेस्ट किया जब स्पिनिंग जेनी का इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब जो कपड़ा काटती है। रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन हुआ, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ आई। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है कॉलोनीज़ में भी होने लगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सेंटर था इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंडिया में। मैंने अभी क्या बताया
कि वहाँ इंडिया भी इसमें अछूता नहीं रहा। एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, बहुत ज़्यादा फाइनल वेराइटी का कॉटन जो इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाने लगा। सी ट्रेड जो है बहुत अच्छे से ऑपरेट होने लगा प्री कॉलोनियल पोर्ट से, क्योंकि इंडिया एक कॉलोनी बन चुका था। और वीवर्स का क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किए गुमस्ताज जो सप्लाई जो थे वीवर्स से कलेक्ट करते थे। वीवर्स की बार्गेनिंग पावर, तोल मोल की पावर जो थी वो ख़त्म होती जा रही थी। लैंड्स उनसे छीनती जा रही थी लोन्स को सेटल करने में। गुमस्ताज क्या थे, गुमस्ताज जो थे वो पेड सर्वेंट्स थे जिनकी जॉब जो थी सुपरवाइज करते थे वीवर्स, सप्लाईज कलेक्ट करते थे। सप्लाईज जो थे वो मतलब कलेक्ट करते थे और एग्जामिन करते थे क्वालिटी क्लोथ की। एम जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का इस गुमस्ताज को अपॉइंट करने के पीछे कि वो सिस्टम को वर्कआउट करें, मैनेज करना चाहते थे, कंट्रोल चाहते थे अपना, ताकि कंपटीशन ना हो। कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते थे, इंश्योर करना चाहते थे कि कॉटन और सिल्क की रेगुलर सप्लाई होती जाए। एक तरह से वो पूरा कंट्रोल जो था वो अपने हाथ में ही चाहते थे। फिर यहाँ पर क्लैशेस होने लगे वीवर्स और गुमस्ताज के बीच में, क्योंकि गुमस्ताज जो थे वो बहुत बुरा व्यवहार करते थे वीवर्स के साथ। वो अलाउ नहीं करते थे कंपनी वीवर्स को कि वो अपने उनके प्रोड्यूस को दूसरे बायर्स को सेल करें। एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया, वीवर्स को लोन दिया जाता था परचेज करने के लिए रॉ मटेरियल। वीवर्स जो एक्सेप्ट करते थे लोन कंपनी से, उन्हें क्लॉथ दे दिया जाता था प्रोड्यूस करने के लिए गुमस्ताज के थ्रू। वीवर्स को फोर्स किया जाता था कि वो अपने गुड्स को बहुत ही कंपनी ऑफिशियल्स को सेल करे। और अमेरिकन सिविल वॉर जब ब्रोकआउट हुई तो कॉटन सप्लाई जो यूएस की वो कट ऑफ हो गई। ब्रिटेन ने डिमांड की रॉ कॉटन, वो इंडिया से इंक्रीज़ हो गई। फिर आया मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। 1950s तक इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुआ, मैनचेस्टर कॉटन का इंपोर्ट हुआ ब्रिटेन से, राइज हुई मैनचेस्टर इंपोर्ट, इंडियन एक्सपोर्ट और लोकल मार्केट डिक्लाइन हो गई। रॉ मटेरियल की सप्लाई जो थी इंडिया में कम हो गई। वीवर्स को फोर्स किया गया कि वो कॉटन को हाई प्राइजेस पर परचेज करें। फिर आई फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज सेटअप हुई कई रीजन में। फर्स्ट कॉटन मिल जो है बॉम्बे में आई 1854 में। फर्स्ट जूट मिल आई बंगाल में 1855 में। 1830 से 40s तक द्वारकानाथ टैगोर ने सेटअप किया 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज बंगाल में। कैपिटल जो थी इनकी वो एक्यूमुलेटेड थी दूसरे ट्रेड नेटवर्क्स की वजह से इनके पास कैपिटल आ रही थी, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक उन्होंने मैनेज किया किसी तरह। मैनेजिंग एजेंसीज जो थी वो कंट्रोल कर रही थी लार्ज सेक्टर इंडियन इंडस्ट्रीज़ का। तो इस तरह से कैपिटल का जो है एक्यूमुलेशन हो रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब वेयर डिड द वर्कर्स, अब वर्कर्स कहाँ से आए इस इंडस्ट्री को, अब इंडस्ट्री सेटअप हुई तो वर्कर्स की भी नीड है, ठीक है। तो ये वर्कर्स कहाँ से आए, जितने भी वर्कर्स थे वो इंडियन विलेजेस से आए, क्योंकि इंडिया तो सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा इस चीज़ में रिच था हैंडक्राफ्ट में। तो जितने भी वर्कर्स थे वो विलेजेस, इंडियन विलेजेस से आए। पिक्योलिटीज़ हुई इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ा इस दौरान, क्योंकि जब इंडस्ट्री आ गई तो हैंड लेबर जो है बिल्कुल डिक्लाइन होगी। हैंडीक्राफ्ट अर्ली इंडियन कॉटन मिल्स जो हैं वो पहले कोर्स कॉटन यार्न बनाती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मैनचेस्टर को इम्पोर्ट किया गया इंडिया में, वो भी डिक्लाइन हो गया। इंडियन फैक्ट्रीज़ ने सप्लाइड किया गुड्स वॉर नीड्स के लिए, मतलब इंडियन फैक्ट्रीज़ ने बहुत सारा ऐसा सामान सप्लाई किया जो वॉर में ज़रूरी था, ठीक है। और मैनचेस्टर इंपोर्ट जो था वो भी डिक्लाइन होता जा रहा था धीरे धीरे। फिर आई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्री डोमिनेटेड हुई। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड थी बंगाल या बॉम्बे में, ठीक है, वो तकरीबन बंगाल और बॉम्बे में ही थी। स्मॉल पोर्शन जो है टोटल इंडस्ट्रियल लेबर वर्क का वो फैक्ट्रीज़ में था, मतलब बहुत ही छोटा पोर्शन था। और यूजुअली जो फ्लाई शफल है वो इंक्रीज़ हो चुकी थी हैंडीक्राफ्ट में, मतलब एक तरह से मतलब जो है हैंडीक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि हैंडीक्राफ्ट उस टाइम बहुत डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, थोड़ा सा मतलब उस पर इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो उस पर अफेक्ट पड़ रहा था वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। मार्केट फॉर गुड्स, अब गुड्स तो प्रोड्यूस हो गए पर उसके लिए एक मार्केट भी चाहिए थी। एडवर्टाइजमेंट ने हेल्प किया नए कंज्यूमर्स क्रिएट करने में। मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट जब उन्होंने शुरू किया क्लॉथ सेल करना इंडिया में, तो उन्होंने लेबल्स लगाए क्लॉथ बंडल्स पर, ताकि उसमें प्लेस बन सके मैन्युफैक्चर के लिए। और नेम कंपनी का जो था वो फेमिलियर था बायर से। बायर्स ने देखा मेड इन मैनचेस्टर जो बोल्ड में लिखा हुआ था लेबल पर, और वो कॉन्फिडेंट थे कि इस क्लॉथ को ख़रीदा जा सकता है। लेबल्स के अंदर इमेजेस भी थी, ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड इमेजेस थी इंडियन गॉड्स के और गॉडेसेस की। प्रिंटेड इमेज थी कृष्णा और सरस्वती की, जो इंटेंट करती थी कि मैन्युफैक्चर जो है वो एक फॉरेन लैंड से है और बिल्कुल अपीयर होता है इंडियंस से फेमिलियर, मतलब इंडियंस के जैसा ही। मैन्युफैक्चरर्स ने प्रिंटेड कैलेंडर्स भी पॉपुलराइज किए अपने उनके प्रोडक्ट्स के। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने एडवर्टाइज किया एक नेशनल मैसेज जिसमें क्लियर और लाउड था कि अगर आप नेशन का केयर करते हैं तो सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेज करें। एडवर्टाइजमेंट जो है एक व्हीकल पर भी होने लगी, नेशनल मैसेज था स्वदेशी के लिए। मतलब कहीं ना कहीं मतलब वहाँ पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ
तो उस बाहर की चीज़ को सेल करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट हो रही थी वो इस तरह से हो रही थी कि बिल्कुल उसको ये शो किया गया कि ये भी बिल्कुल फेमिलियर है इंडिया से, ठीक है। इसके साथ ही बेटा आपके इसमें यहीं तक ही आपका चैप्टर था, फिर भी आपको प्रेफर करूँगी आप एनसीईआरटी ज़रूर रीड करें। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के, ठीक है। और साथ में इसके 3 मार्क्स के अलावा इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं 5 मार्क्स के, ठीक है। 5 मार्क्स के भी इसमें क्वेश्चंस हैं। तो आई होप प्लीज़ आप ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपको लेसन कितना आया है। एंड प्रेफरेबल है कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ज़रूर रीड कीजिएगा इन आंसर्स के लिए, क्योंकि इसमें जो समझाया मैम जो आपको समझाती हैं वो एक लेक्चर वे में समझाती हैं, ठीक है, बट कई बार डिटेल जो है वो हमें हमारे चैप्टर्स से मिलता है। प्लीज़ स्टडी और एनसीईआरटी बुक्स ऑल्सो रीड द चैप्टर्स, वो आपके लिए बहुत इनफ मटेरियल है। एक एक्स्ट्रा हेल्प के लिए आप कहीं से हेल्प ले सकते हैं, बट ट्राई टू रीड योर लेसन्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू रीड फ्रॉम हेयर, रीड फ्रॉम दैट बुक। आपकी एनसीईआरटी में बहुत डिटेल्ड मटेरियल होता है, तो आप लोगों को वहाँ से रीड करना चाहिए। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट, like it, comment it, and also subscribe my channel. Thank you for your all support. Thank you very much.